जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। टीसीएस शिक्षा के इस मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग प्रतियोगिता दर्पण मासिक प्रतियोगिता दर्पण का लगातार अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 5 पार्ट में अपने विषयों को देखा है, जिसके अंतर्गत पहले पार्ट में हम लोगों ने नेशनल को कवर किया था, दूसरे में इंटरनेशनल को कवर किया था, तीसरे में आपके लिए हम इकोनॉमी का सेक्शन लेकर आए थे, फोर्थ वाले में साइंस एंड टेक को लेकर आए थे और पांचवा जो सेक्शन था वहां हम लोग मिसलेनियस को लेकर आए थे। और इस तरीके से पांचों के पांचों सेक्शन के अंतर्गत हमने प्रतियोगिता दर्पण के सारे पीटी फैक्ट को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। यहां से ज्यादा पीटी फैक्ट और बनेगा नहीं। एक इसके अंतर्गत और फैक्टर होता है जहां आप देखेंगे कि अस्मरणीय तथ्य दिया हुआ रहता है। आज हम लोग इसके अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण जनवरी 2025 के अंक में आए हुए इसी स्मरणीय तथ्य और प्लस इसके अंतर्गत वेरियस सेट प्रैक्टिस जो कि करंट अफेयर्स के विभिन्न पोर्शन से दिए हुए हैं, जिसका अध्ययन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने सीधा टॉपिक की तरफ और चलते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 1 की तरफ, जहां पहले हम छोटे छोटे पीटी फैक्ट्स को देखेंगे और अंत में 30 से 40 प्रश्नों को बनाने का हम लोग प्रयास भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलिए, राष्ट्रीय जो खबर रहा इस बार उसी के कुछ बिंदुवार तरीके से आप देखेंगे तो नेशनल खबर्स जो कि जनवरी 2025 के अंक में आए थे, यहां से कुछ सिंगल वन लाइनर फैक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करते हैं। आइए पहले तथ्य की तरफ हम लोग चले तो 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच में कहां वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन, जिसको हम लोग महान महासागर संवाद कहते हैं, इसका आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच में राजधानी नई दिल्ली में 2 दिनों के लिए वैश्विक समुद्री सम्मेलन जिसका नाम था सागर मंथन, इसका आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया है और भारत में पहली बार यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। और सम्मेलन में मेजबान जो बंदरगाह रहा है और जलमार्ग मंत्रालय तथा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। सागर मंथन क्या है? तो सागर मंथन इस बार एक वैश्विक समुद्री सम्मेलन है जिसका आयोजन 18 और 19 नवंबर के बीच में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया था। इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में मरने वाले 10 हाथियों की विश्व विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजार में किस एसिड की मौजूदगी के कारण मृत्यु हो गई? ये काफी चर्चे में रहा। ये मुद्दा चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि टाइगर रिजर्व जो है, उस टाइगर रिजर्व के अंदर एक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व था मध्य प्रदेश का। इस मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथी कोदो और बाजरा नाम के जो फसल होता है, जो मोटे अनाज के अंतर्गत बेसिकली आते हैं, उसको खाने के बाद उनकी मौत हो जाती है। और इसीलिए अब क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि वो कौन सा एसिड था जिसके कारण मौत होती है। तो इसको याद रखेंगे, साइक्लोपियाजोनिक एसिड, इसको कहते हैं साइक्लोपियाजोनिक एसिड। इसके कारण बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत हो जाती है। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस बात को आप याद करेंगे कि ये जो है मुख्य रूप से एक माइकोटॉक्सिन होता है जो इसके बीजों में पाया जाता है, जिससे कोदो विषाक्तता होती है और यही कारण है कि 10 हाथी जो है वो एक साथ मारे गए। यहाँ पे आप इस चीज को याद रखेंगे। टाइगर रिजर्व हमने इस पर पढ़ा भी था कि 56वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थापित हुआ, इसका जवाब आप लोग निश्चित रूप से देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में अभी भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। 56 टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट किया गया था? तो 1973 से स्टार्ट किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में किन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक जो कि DSBI के रूप में बरकरार रखा गया है? तो इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को इस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। तो RBI ने भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और घरेलू प्रणाली महत्वपूर्ण बैंक जिसको DSBI के रूप में बरकरार रखा गया है, डोमेस्टिक SBI जिसको आप कहते हैं। गौरतलब है कि कुछ बैंक अपने आकार, अंतरन्यायालय गतिविधियों, जटिलता, प्रतिस्थापन की कमी और परस्पर संबंधता के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये ऐसे बैंक है जिसको TBTF का टैग मिला हुआ है। तो TBTF क्या होता है? टू बिग टू फेल, मतलब ये ऐसे बैंक हैं जिनके भविष्य में भी फेल होने का कोई संभावना नहीं है और फंडिंग मार्केट में कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो टू बिग टू फेल बैंक के कैटेगरी के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक को नामित किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया है? इसको याद रखेंगे कि ये जो मंत्रालय है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। और इस बार 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया है। और इस परियोजना को 2022 में इंडोनेशिया की अध्यक्षता के तहत G20 के द्वारा प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया था। और ये 3 कार्यान्वयन एजेंसियां हैं इसके अंतर्गत। ADB बैंक काम कर रही है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा इसमें विश्व बैंक काम कर रही है और FAO काम कर रहा है। और इसके 2026 तक पूरा हो जाने का उम्मीद है। इस बात को याद रखेंगे। महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रक्रिया के लिए ये चीज किया जा रहा है। आगे तो देखें। 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS का विषय क्या रखा गया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। पहला शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, तो बौद्ध शिखर सम्मेलन तो भारत में होते ही रहते हैं, शिखर सम्मेलन और भी दुनिया में होता है, लेकिन चूंकि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आप देखेंगे प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS का आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है।
और 5 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसका विषय था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। तो इसका टैगलाइन हो जाएगा एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, हाल ही में दिल्ली में सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भगवान बिरसा मुंडा चौक इसको रख दिया है सराय काले खां। और कारण क्या था? तो आपको याद है कि 15 नवंबर जो भी हाल फिलहाल में बीता है 2024, यह आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जयंती था। और इसी के लिए आप देखेंगे कि जो एक चौक है सराय काले खां, इसका नाम बदलकर अब भगवान बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिया आइकन डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 125वीं जयंती के लिए 1 वर्ष का समारोह की घोषणा की है? तो यह स्पष्ट है, ये उड़ीसा के हैं, उड़ीसा सरकार में ये मुख्यमंत्री रहे थे, इस चीज को याद रखेंगे। भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो 11 नवंबर जो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है, और उन्हीं के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इस बात को याद रखेंगे। 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक के शिक्षा मंत्री रहे हैं भारत जैसे देश में। ये आप समझेंगे कि कांग्रेस का मंत्रिमंडल था उस समय, 47 से 58 मतलब 11 वर्षों तक ये शिक्षा मंत्री रहे हैं। और 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में उनका निधन हो गया था। मौलाना आजाद को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो 11 नवंबर जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की ये जन्म दिवस है। प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, 47 से लेकर 58 तक शिक्षा मंत्री थे, लगभग 11 वर्षों तक शिक्षा मंत्री थे। दिल्ली में इनका निधन हो जाता है और 1992 में अपने विशिष्ट कार्य के लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इस चीज को निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। और बहुत लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पुरुष, और एक और चीज याद करेंगे आप, 10 जनवरी जो होता है क्या है? 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर क्या है? हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में जो हमारी हॉकी की टीम थी उसको कांस्य से संतोष जरूर करना पड़ा था, लेकिन शानदार उनके प्रदर्शन के लिए आप भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान रहे हरमनप्रीत सिंह, इनको इस बार बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और वहीं पे आप देखेंगे जो बेस्ट गोलकीपर पी सीरीज को भी सम्मानित किया गया है, जिन्होंने हाल फिलहाल में भी क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये भारत इस बार कांस्य भी जीती थी। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह पेरिस ओलंपिक के देश का लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता है। साथ ही ओमान 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीता। वहीं दूसरा ओलंपिक पदक जीतने के खेलने के बाद संन्यास लेने PR सीरीज को भी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार। तो आप लोग को याद होगा गोल करने के बाद किस तरीके से वो नेट के ऊपर चढ़े थे, तो वो दृश्य कोई भूला नहीं होगा। तो बेस्ट जो हॉकी प्लेयर हैं वो हरमनप्रीत सिंह हैं, वहीं दूसरे बेस्ट गोलकीपर जो है वो कौन बने हैं? तो PR सीरीज बने। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर, जिसको PM10 कहते हैं, कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा है? तो आपको याद होना चाहिए कि जो PM पार्टिकुलर मैटर होता है एयर में जो सस्पेंडेड होता है, हमारे सांस के लिए काफी खतरनाक बन जाता है और इसका एक लिमिट तक रहना बहुत ही जरूरी है। तो अभी जो कार्यक्रम लागू हुआ है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 2025-26 तक, जो पार्टिकुलेट मैटर है PM10 की मात्रा को 40% की कटौती करने या राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा 40% कम करने की बात यहाँ पे की गई है, जिसके लिए लक्ष्य रखा गया है 2025-2026, मतलब ये अभी 24-25 चल रहे हैं अगले साल के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, 6 नवंबर 2024 को प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का क्या उद्देश्य है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 6 नवंबर को आप देखेंगे 2024 में कई सारी योजनाएं शुरू हुई हैं, इसमें से PM वात्सल्य योजना, इसके अलावा आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इसके अलावा हर घर सौर, वो भी एक मुद्दा है। तो 6 नवंबर को PM विद्या लक्ष्मी योजना एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इसके लिए 2024-25 से लेकर 2030-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़ रुपए परिव्यय किया जाएगा। इसके तहत दी जाने वाली ऋण ब्याज सब्सिडी लगभग 7 लाख नए छात्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये जो PM विद्या लक्ष्मी की योजना है, इसमें कम पैसे के ऊपर लोन दिया जाएगा और मुख्य रूप से ये लड़कियों के लिए। और कब लॉन्च किया गया है इसको याद रखिएगा, 6 नवंबर को लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस लेखक को तो लगभग सभी तैयारी करने वाले लोग जानते ही होंगे, है ना। और ये और कोई नहीं, रोमिला थापर है। रोमिला थापर जब भी आप नस्ल लिख रहे होते हैं, हिस्ट्री की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ इनका नाम जरूर आता है। एक महान शिक्षाविद है जो कि इतिहास के ज्ञानी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। इतिहासकार है रोमिला थापर और प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और PG पुरस्कार मार्क्सवादी दार्शनिक लेखक P गोविंदा फुले को श्रद्धांजलि है, जिनका 2012 में निधन हो गया था। और PG संस्कृति केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने देखा ये नेशनल न्यूज था। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। चलिए, इंटरनेशनल में एक पहला क्वेश्चन देखिए है, विश्व मधुमेह दिवस। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर आपको जो है वो विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। तो लेसेंट की एक रिपोर्ट आई थी, हालांकि जब मैं इंटरनेशनल खबर कवर कर रहा था तो उसमें हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। और वहाँ एक लेसेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व में जितने भी मधुमेह मतलब डायबिटीज के जो वयस्क लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या आप देखेंगे भारत में है। और वो भी कितनी है? तो 1/4 है। मच इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुल मिला के 828 मिलियन विश्व भर में मधुमेह से पीड़ित लोग हैं। डायबिटीज इसमें से अकेले भारत में 212 मिलियन लोग हैं। कुड यू इमेजिन?
भारत के बाद सबसे ज़्यादा जो अगला जो देश है उसमें आता है चीन, जहाँ 148, फिर अमेरिका, फिर पाकिस्तान। लेकिन ये आंकड़े निश्चित रूप से काफ़ी चौंकाने वाले हैं और जितने भी भारतीय इसको सुन रहे हैं उनके लिए ये खतरे की घंटी है। कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं, तो यहाँ याद रखें 14 नंबर जो है वो विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र, जिसको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहते हैं, तो जो UNFCCC, तो आपको याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन फ्रेम क्लाइमेट कन्वेंशन, इसको आप याद रखेंगे, कमिटी ऑन क्लाइमेट कन्वेंशन। तो ये जो है UNFCCC के द्वारा ही पूरे विश्व में एक कोप, जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इसका एक सम्मेलन किया जाता है। और ये वाला जो है उसका उद्देश्य क्या है, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात ग्रीन हाउस गैस को कम करना, एक उत्सर्जन को कम करना। इसके लिए आप देखेंगे कि कोप का ये 29वां सम्मेलन जो है वो अजरबैजान बाकू में संपन्न किया गया है। इस चीज को याद रखेंगे। वहीं कोप जो 28 था उसको UAE में मनाया गया था, इस चीज को भी याद रखेंगे। तो UNFCCC कोप 29 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो याद रखेंगे कि ये इस बार 2024 वाला जो है वो अजरबैजान में किया गया था। और ये मुख्य रूप से जलवायु वार्ता है, जलवायु परिवर्तन के ऊपर ही अपनी बातों करता है। और 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, जिसे जलवायु वार्ता का आधार माना गया है, उसके आधार पर ये काम करता है। आगे देखते हैं, लकड़ी का सैटेलाइट बहुत ही चर्चे में रहा है, तो इसके बारे में हम लोग पहले दिन कर चुके हैं। इस लकड़ी के सैटेलाइट का नाम क्या है, तो ये एक अंतरिक्ष पहली बार किसी लकड़ी का सैटेलाइट बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, लिग्नो सैट इसका नाम था। और ये JAXA, जो कि जापान की एयरोस्पेस कंपनी है, उसके द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन इसको लॉन्च किया गया था अमेरिका के द्वारा, इस बात को भी याद रखेंगे। और सुमितो फॉरेस्ट्री के द्वारा इसको, होम बिल्डर सुमितोमो फॉरेस्ट्री के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और ये क्वेटे यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हैं और प्रोफेसर हैं। और लिग्नोसैट में एक प्रयोग किया गया है, जिसमें लकड़ी का ही पूरा सैटेलाइट है। मैग्नोलिया नाम का एक पेड़ है जिससे इसको बनाया गया है। और ये बहुत ज्यादा नहीं, एक ट्रायल था, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे लंबाई इसकी केवल 4 इंच है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और जो वजन है वो 900 ग्राम है, लगभग 1 किलो के आसपास इसका वजन है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया गया है। अब इसको अंतरिक्ष में भेज के इसे चेक किया जाएगा कि स्थिति क्या बन रही है, क्या वहां पे इस बात का संभावना है जीवन का। चलिए आगे देखते हैं, तो किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना MATES का शुभारंभ किया गया है। तो और कोई नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, इसके द्वारा इसको शुभारंभ किया गया। ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग है, जहाँ पे MTS भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक और शुरुआती करियर वाले पेशेवरों को 2 वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देगी। इस बात को याद रखेंगे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साझा वार्ता है, उसी का ये प्रतिफल है। आगे बढ़ते हैं, 20 नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है। तो जलवायु परिवर्तन के मामले में जो सूचकांक जारी किया गया है, सूचकांक 2025 है, जिसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भारत की कितनी है, 10वीं रैंक है। जलवायु परिवर्तन के लिए जो काम किया गया है, उसको ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लिए काम किया गया, उसके मामले में भारत 63 देशों के मामले में भारत 10वें स्थान पे है। वहीं यूरोपीय संघ ये जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है, जो सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 90% से अधिक के लिए जिम्मेवार है। इस चीज को याद रखेंगे। आप लोग को याद आ रहा होगा कि हाल फिलहाल में यूके में अंतिम जो थर्मल पावर उसको बंद कर दिया गया था, जो कोयला से चल रहा था। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है, इस चीज को याद रखेंगे। 63 देशों में से 10वां स्थान है। आगे देखते हैं, CV रामकृष्ण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है 1955 में, कहाँ, MS यूनिवर्सिटी की इन्होंने स्थापना की थी। तो यह स्थापना इन्होंने वडोदरा में की थी। आगे देखते हैं, विक्टोरिया केजर थेल्विंग, इनका नाम याद रखिएगा, विक्टोरिया केजर थेल्विंग, विक्टोरिया केजर थेल्विंग। ये हाल फिलहाल में ही 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब इन्होंने जीत लिया है। मतलब मिस यूनिवर्स खिताब 2024 को किसने जीता है, तो विक्टोरिया केजर थेल्विंग है। और ये केवल 21 वर्षीय हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। और डेनमार्क से ये मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली विजेता हैं। इसके अलावा जो फर्नांडा बेल्ट्रॉन है वो विजेता रही हैं, और नाइजीरिया की निदिमा दूसरी विजेता रही हैं। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, तो अभी नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और 1 दशक के बाद वे इस पद पर लौटे हैं। उनके गठबंधन में आम चुनाव में संसद के लगभग पूर्ण बहुमत को हासिल कर लिया गया था। तो आपको पता है कि मॉरिशस जो है भारत का एक बहुत ही मित्र देश है। भोजपुरी यहाँ पे बड़ी संख्या में हम लोग जानते हैं कि यहाँ होता है। और यहाँ के जो भी नए जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो कौन है, नवीन राम गुलाम, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर नवीन राम गुलाम। आगे देखते हैं, ब्रिटिश लेखिका सामंता हार्वे अभी चर्चा में था, नेशनल इंटरनेशनल वाले हमने कवर किया था, न्यूज में हमने कवर किया था। ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता है। इस बात को देखेंगे कि देखिए 2 तरह के पुरस्कार होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है और एक बुकर पुरस्कार है। तो बुकर पुरस्कार जो है वो यूके के द्वारा दिया जाता है। और यूके में भी ऐसे पत्रिकाओं को दिया जाता है जो अंग्रेजी में लिखी गई हो, मोस्ट रूप से क्या हो, यूके से या डेनमार्क से क्या होती हैं, प्रकाशित होती हैं। और उसी के लिए यहाँ पे उन किताबों का चयन किया जाता है। और इसमें से देखेंगे कि इस बार जो चयन किया गया है, एक ब्रिटिश लेखिका है जिनका नाम है सामंता हार्वे। और इनकी जो एक उपन्यास थी, जिस उपन्यास का नाम था ऑर्बिटल, इसके लिए इन्होंने ये जीता है। इसके अंतर्गत 6 अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी है, तो इसको याद रखेंगे। फिक्शन श्रेणी में इन्होंने पुरस्कार जीता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 5 से 7 नवंबर 2024 को लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस अभियान को चलाया गया है, तो चलो इंडिया अभियान है, ज्यादा की जरूरत नहीं है यहाँ पे। शुष्क वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ के अनुसार पाकिस्तान का कौन सा शहर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, तो और कोई नहीं, लाहौर जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है। यहीं पे आपको इससे पहले अभी आप देखेंगे तो पिछली बार मेघालय के एक शहर का नाम आया था, है ना। और लाहौर अभी सबसे विकसित, सबसे दूषित है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे सबसे दूषित
राजधानी की भी बात करनी होगी तो वही बांग्लादेश का ढाका था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता के में जारी एक नए डाटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष शहर कौन है? तो इसमें संघाई चीन, ये विश्व का सबसे बड़ा आज के डेट में जो है ग्रीन हाउस उत्सर्जित देश है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? चीन है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से कुछ प्रश्न आपको मिल रहे हैं, वन लाइनर फैक्ट से प्रश्न है, आइए एक करके इसको जल्दी से निपटाते हैं। तो देश में वर्तमान नवंबर 2024 के अंत में स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की संख्या कितनी है? तो ये चर्चा मैंने नेशनल वाले में इकोनॉमी सेक्शन है वहाँ पे हमने किया था कि आरआरबी क्या है। यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को निश्चित रूप से जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने आरआरबी क्या है, कितनी संख्या है, कितना कम होगा, सबका हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। तो ये प्रश्न है, यहाँ पे देखें। तो देश में वर्तमान में नवंबर 2024 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इस चीज को याद रखेंगे। जो ग्रामीण संख्या है यहाँ पे तत्काल ये 43 है, लेकिन अभी जो यहाँ पे विलयीकरण लागू होगा तो इसमें से इसकी संख्या अब घटा के कितनी कर दी जाएगी? 8 कर दिया। और 8 क्यों? क्योंकि प्रत्येक हर राज्य में एक आरआरबी होगा। इसी चीज का ये आप देखेंगे कि बात कही जा रही है। ठीक है, हर राज्य में एक आरआरबी का लक्ष्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया। तो आगे देखते हैं। सरकार की मौजूदा नीति के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय कर इसकी संख्या कितनी कर दी जाएगी? तो इस चीज को याद रखेंगे, कितनी हो जाएगी क्षेत्रीय संख्या। यदि घटा के हमें करना है तो घटा के हो जाएगा ये 28 है, कितना? 43। और ये चौथा चरण चल रहा है इसको विलय करने का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत होती है? इस चीज को इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि केंद्र की जो साझेदारी होती है कितनी होती है, इस चीज को आप देखेंगे। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50% जो है वो ऐसा होता है, केंद्र का साझेदारी होता है। इसमें 3 प्लेयर होते हैं, सेंट्रल होता है, इसके वाला आप देखेंगे कि स्टेट होता है, और दूसरा कौन होता है? बैंक खुद होता है। ठीक है, तो 50% तो आपने देख लिया कि सेंटर का होता है, फिर इसमें स्टेट की भागीदारी होती है, और फिर इसमें क्या होता है? बैंक का भागीदारी होता है। इसको भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो एक बार मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आपका तत्काल केंद्र का जो हिस्सा है वो 50% होता है, बाकी दोनों को मिला के जो हिस्सा होता है वो कितना है? 50% होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी घटाकर अधिकतम कितना प्रतिशत अगस्त 2026 में लाने का उद्देश्य रखा गया है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेबी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं इक्विटी शेयर का ये अभिभावक कहा जाता है इसको, और ये कह रहा है कि इक्विटी में सरकार की अपनी हिस्सेदारी घटाकर अब कितना कर देना है? तो सही उत्तर जो है वो कितना करना है? इस बार 75% करना है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। निजी क्षेत्र में किस बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए 3 वर्ष के लिए और एक कार्यकाल के लिए अमिताभ चौधरी को चुना गया है? तो ये और कोई नहीं, एक्सिस बैंक है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के लिए किस क्षेत्र में इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी सबसे कम है? मतलब कहाँ पे सरकार की हिस्सेदारी सबसे कम है? तो आपको पता है कि ये कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। अभी मैंने भारतीय स्टेट बैंक चर्चा में भी है, ये बिग बैंक टू फेल वाला कहानी के इसमें आता है, आरबीआई ने डिक्लेयर किया है, और सरकारी का हिस्सा बहुत कम है इसमें। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों निम्नलिखित में से किस बैंक की इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है? तो सबसे ज्यादा सरकार किसको सपोर्ट करती है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक को सपोर्ट कर रही है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है इसमें सरकारी। भारत और एशियान देशों के बीच वस्तुगत व्यापार के मामले में समझौता AITGA है ना, अतीगा एशियन, जिसको कहते हैं एशियन फॉर्मूला, और इसका क्या हो जाएगा? आसियान या आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कहते हैं। तो इसकी समीक्षा के लिए संयुक्त समिति की 6ठी बैठक जो है वो कहाँ पे हुई है? तो आसियान का हिस्सा है, और इसकी बैठक जो हुई है वो कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है, इसको याद रखेंगे। COP29 2024 में किस शहर में आयोजित हुआ? चर्चा हम लोग कर चुके हैं, ये बाकी अजरबैजान में जारी हुई। 11 नवंबर 2024 को संपन्न भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस कंट्री का? आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो गोवा में आयोजित किया गया था, 55वां था ये। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कंट्री का जो दर्जा है किसको दिया गया था? तो ये भी मैंने कवर किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया को दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसी में सत्यजीत राय लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ही डायरेक्टर थे, जिनका नाम क्या था? फिलिप नोयस। 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नवंबर 2024 में किस शहर में संपन्न हुआ था? तो याद रखेंगे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की बात हो रही है। इस बार ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा भी था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है लास्ट वाला पूछ लिया था। तो इस पर आपको याद रखना चाहिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार मेला है ये भारत में ही संपन्न हुआ था, और कहाँ पे? तो नई दिल्ली में हुआ था। नवंबर 2024 में संपन्न भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? इंपॉर्टेंट है, ये थीम था विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। 43 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का फोकस राज्य कौन सा था? तो कंट्री जो था वो ऑस्ट्रेलिया था, जबकि फोकस राज्य जो है वो झारखंड था। इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है, भारत में सैन्य परिवहन विमान C295 के निर्माण को लेकर टाटा एडवांस सिस्टम ने संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये बड़ौदा गुजरात में कहा गया है। तो आपको पता है कि भारत में एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट जहाज को परचेज किया है, जो कि कहाँ का है? स्पेन का है। स्पेन का ही ये एयरबस इसको बनाने वाली कंपनी है। जहाज का जो नाम है C295 है। ये एक ट्रांसपोर्ट मीडियम क्लास का ट्रांसपोर्ट जहाज है, जो कि मिलिट्री एयरफोर्स का जो है वो एक एब्रो एयरक्राफ्ट है, उसको ये रिप्लेस करेगा। 56 का कुल मिलाकर डील हुआ था, 16 इसको रेडीमेड अवस्था में मिलना है, और 40 जो है वो बनना है। और इसको ज्वाइंट वेंचर के रूप में इनका एक जो टाटा के साथ स्पेन के एयरबस ने समझौता किया है, और ये बस कहाँ बनने वाला है? तो बड़ोदरा गुजरात में इसका स्थापना होने जा रहा है। आगे देखते हैं। तो भारत में C295 विमानों का निर्माण किस देश की कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है? तो मैंने पहले चर्चा कर दिया है, स्पेन का है। उद्योग व्यापार जगत के देश में अग्रणी संगठन फिकी के अध्यक्ष 2025 के लिए किसी चुना गया है? तो फिकी जो है कहाँ से है? तो ये फार्मा से संबंधित है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। फिकी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसको हर्षवर्धन अग्रवाल इसके क्या बने? अध्यक्ष बने हैं। और इसरो ने अपने नवीनतम संचार G-SAT-N2
का परीक्षण किया गया है, जिसके जरिए नवंबर 2025 में स्पेस कंपनी का संस्थापक कौन है। तो जीसेट, चूंकि अब आप कहेंगे, पूछेंगे यहाँ कि फिर भारत जो है वो जीसेट क्यों नहीं खुद से लॉन्च कर लिया है। तो ये जो जीसेट N2 है, इसका जो वजन है 4600 टन के आसपास है। यही कारण है कि भारत के पास जो भी जितने भी सैटेलाइट हैं, बिगेस्ट सैटेलाइट हैं, PSLV, GSLV, इन सबों से इसको लॉन्च नहीं किया जा सकता है। तो कंपनी ने इसको, स्पेसएक्स की कंपनी फाल्कन 9 से इसको लॉन्च करवाया है, और ये स्पेसएक्स के संस्थापक 2024 में। और स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है, तो सबको पता है कौन है, तो एलन मस्क जो है इसके संस्थापक है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अपने इस कंटेंट को देखा है। लगभग काफ़ी बड़े स्तर पे हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देख लिया है यहाँ पे। यदि आपको लगता है कि हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो यूजफुल रहा है, आपकी परीक्षा की तैयारी में अनुकूल साबित हो रहा है। और एक और बता दें, अभी इसके अंतर्गत करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग 2 से 3 और सीरीज को लेकर आएंगे। और इस जनवरी महीने के अंतर्गत अभी मैगजीन को हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को देख रहे हैं। इसके TCS लेवल के अर्थात UPSC लेवल के प्रश्नों को हम अगले सीरीज में लेकर आएंगे। अगला जो पार्ट 2 होगा इसको लेकर आएंगे। और साथ ही साथ एक और मैगजीन जो उत्कर्ष का मैगजीन है, जो कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, उनके क्वेश्चंस को रिवीजन के लिए लेकर आएंगे, जहां से लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्न है। तो जनवरी में इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। इसके अलावा BPSC का जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए हम बिहार स्पेशल करंट भी लेकर आने जा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंटरटेनिंग होगा, काफ़ी आपके एग्जाम में सहायता करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि सारे के सारे स्टैंडर्ड प्रश्न होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे सहायता मिलेगा। यदि आपको लग रहा है कि ये चैनल आपके काम का है, तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम चैनल को और भी आगे बढ़ा सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे और हमारे तकनीकी टीम की तरफ से श्रीमान अक्षर चौरसिया को विदा दीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले सीरीज में। तब तक के लिए हम लोग देखते रहें। जय हिंद।